नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमएस एकेडमी में। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट जो हम लोग पढ़ रहे थे, आज उसकी लास्ट वीडियो है। हम लोग एकदम बिल्कुल ही लास्ट स्टेज पे हैं। जो हमारा डिस्कशन है आज ये है कि टॉर्क ऑन ए करंट कॉइल इन ए मैग्नेटिक फील्ड। हमने देखा किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में कितना फोर्स लग रहा था। आपको पता है कितना फोर्स लग रहा था, ठीक है, क्यू वी साइन थीटा। उसके बाद हमने देखा किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया, तब उस पर कितना फोर्स लगा, इसको आपने देखा। अब हम करंट कैरिंग कंडक्टर की नहीं बल्कि हम एक पूरे कॉइल को रख रहे हैं। कॉइल बोले तो एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये कॉइल है, ये कॉइल होता है, इसे हम कॉइल बोलते हैं। या कॉइल सर्कुलर हो सकता है, कॉइल रेक्टेंगुलर हो सकता है, कॉइल किसी भी फॉर्म में हो सकता है। कॉइल को मतलब कि एक क्लोज शेप दे देना, ठीक है, उसको हम कॉइल बोलते हैं। तो कॉइल को यदि हम मैग्नेटिक फील्ड में रखें और वो भी कॉइल में करंट फ्लो हो रहा है, यानी कि यदि किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को प्लेस कर रहे थे तो फोर्स लग रहा था, वैसे ही कॉइल भी तो कंडक्टर ही है, तो उस पर भी फोर्स लगेगा। तो उस फोर्स की वजह से क्या होता है, वो घूम जाता है, यानी घूमना एक कपल बनाता है, टॉर्क लगता है और कॉइल घूमता है। यानी वही स्टडी हम लोग करने जा रहे हैं, टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग कॉइल इन ए मैग्नेटिक फील्ड। किसी मैग्नेटिक फील्ड में यदि किसी करंट कैरिंग कॉइल को रखते हैं तो कितना टॉर्क लगेगा उस पे, उसका एक्सप्रेशन लगेगा, उसका एक्सप्रेशन क्या होगा। दीज ऑल पॉइंट्स वी आर गोइंग टू कवर इन द लास्ट हाफ ऑफ द वीडियो। वी विल डिस्कस अबाउट द एमसीजी प्रिंसिपल। बेसिकली हम लोग ओवरव्यू देखेंगे कि एमसीजी का प्रिंसिपल क्या है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग करंट कैरिंग कंडक्टर को, हम लोग करंट कैरिंग कॉइल को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। ये अपना जो है सिस्टम है, ये सिस्टम क्या दिखा रहा है आपको कि पी क्यू आर एस एक क्या है, करंट कैरिंग जो है कॉइल है, जिसमें आई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है। कितना फ्लो हो रहा है करंट, आई अमाउंट ऑफ करंट इसमें फ्लो हो रहा है। इधर से आई जा रहा है, देखिए, क्यू से आर की तरफ, आर से एस पे और एस से फिर पुनः पी पे आया जा रहा है वापस। यानी कि ये जो पूरा कॉइल है, पूरे कॉइल में आई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रही है। आपको पता है व्हेन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, ये कंडक्टर हो गया, ये कंडक्टर ये हो गया, ये कंडक्टर और आर एस भी एक कंडक्टर, यानी फोर कंडक्टर्स आर हियर, फोर कंडक्टर्स आर हियर एंड ऑल आर इन द मैग्नेटिक फील्ड। ये हमने मैग्नेटिक फील्ड रखा है। आप मेरे को बता सकते थे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा हूं, यहाँ आप मैग्नेटिक फील्ड लिख लीजिए, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड में हमने क्या रखा है, इन सबको रखा हुआ है। तो मैग्नेटिक फील्ड में यदि करंट कैरिंग कंडक्टर रखते हैं, एक फोर्स लगता है, बिना किसी से पूछे आपको पता है कितना फोर्स लगता है, आईबीएल साइन थीटा। मैग्नीट्यूड फोर्स की बात करते हैं हम लोग, फोर्स ऑन ए कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड कैरिंग करंट आई एम्पियर। जो फोर्स लगता है उसका जो मैग्नीट्यूड होता है आईबीएल साइन थीटा या बिल साइन थीटा। मैंने आपको याद करने के लिए बताया था, आप याद रखिए, बिल साइन थीटा, यानी बिल साइन थीटा के हिसाब से आप याद रख सकते हैं, बिल साइन थीटा। क्यूबी साइन थीटा चार्ज पार्टिकल पे, कंडक्टर पे बिल साइन थीटा। अब हम लोग देखने जा रहे हैं यदि पूरा पूरा कॉइल ही रख दें तब कितना काम करेगा टॉर्क, वो हम लोग देखेंगे। चलिए, फोर्स लगेगा या टॉर्क लगेगा, फोर्स और टॉर्क में क्या अंतर है, वी विल डिस्कस ऑल द पॉइंट्स। शुरू करते हैं वीडियो को। चलिए, पी क्यू क्या है, एक कंडक्टर है जो मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। आर एस भी एक कंडक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी है जिसमें चारों कंडक्टर प्लेस्ड हैं। नाउ द पॉइंट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। हमने इस कंडक्टर की ये जो लेंथ है पी क्यू और जो लेंथ है आर एस, इनको हमने इक्वल माना है और हमने माना इसको एल लेंथ का है। ये एल लेंथ के दोनों साइड्स हैं। इस कॉइल की ये जो दोनों साइड्स हैं, सपोज करिए रेक्टेंगुलर है तो रेक्टेंगुलर की ये जो दोनों लेंथ है हमने एल मान लिया है, और इस रेक्टेंगुलर की ये जो दोनों ब्रेथ है हमने इसको बी एज्यूम किया है। नाउ व्हाट विल बी द फोर्स ऑन द कंडक्टर पी एस, इसको हमने फोर्स मान लिया एफ फोर्स है, ये F1 है, ये F2 है, ये F3 है, ये F4 है, ठीक है। F1 फोर्स लगेगा इस पे F2, इस पे F3 फोर्स लगेगा, इस पे F4 लगेगा। चार कंडक्टर्स हैं, फोर फोर्स विल बी एक्टिंग ऑन इट। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द F4। कितना फोर्स काम करेगा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल तो हमको ये बता देगा कि डायरेक्शन क्या होगी फोर्स की। ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या है, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, और ये क्या बताता है आपको, करंट की डायरेक्शन। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फादर मदर चाइल्ड, तो चाइल्ड किधर है, इधर है, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इधर है। यानी कि आप देख रहे हो, ये है आपकी डायरेक्शन, ये रही आपकी करंट की डायरेक्शन, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड करंट, तो ये वाला जो डायरेक्शन है, ये जो डायरेक्शन दे रहा है, देखिए ये जो डायरेक्शन है ऊपर की तरफ, ये F4 जो काम कर रहा है
अपवर्ड है, किधर है, अपवर्ड, अपवर्ड डायरेक्शन में जो है ये काम कर रहा है फोर्स, ठीक है। कितना काम कर रहा है उसको देखते हैं। F4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, F4 की वैल्यू हो जाएगी, F4 की वैल्यू कितनी होती है, बिल साइन थीटा, फॉर्मूला तो वही है ना, बिल साइन थीटा। चलिए निकालते हैं, ये थीटा है आपका, तो हो जाएगा आपका आई तो करंट है, आई एम्पियर करंट है, आई ये लेंथ हम लोग लेंगे, ये लेंथ कितना है, PS लेंथ है, मान लीजिए ये SP है, जो भी है SP इतना क्रॉस B है, इतना होता है आपका, यानी इसको लिख सकते हैं आई, SP की जगह पे आप कितना लिख सकते हो, SP की जगह पे B लिख सकते हो, क्यों, क्योंकि हमने माना है कि B लेंथ का है, ये इस लेंथ को हमने L मान लिया है। तो मैग्नीट्यूड वाइज देखें तो इसको लिख सकते हो SP साइन थीटा, तो SP की जगह पे हम लोग B लिख रहे हैं, तो IB कैपिटल B साइन थीटा, ये रहा हमारा F4 का मैग्नीट्यूड, ठीक है, ये F4 का मैग्नीट्यूड। अब देखिए F2 की चर्चा करते हैं। F2 भी ठीक वही है, लेकिन जो करंट की डायरेक्शन है उल्टा है, इसमें इधर हमारे पूरे सर्किट में एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, तो इधर यदि ये ना इधर S से P की तरफ है तो यहाँ जो आपका Q से R की तरफ है, अपोजिट डायरेक्शन में। चलिए फ्लेमिंग के पास या राइट हैंड के पास चलिए, कोई भी बताएगा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल भी बताएगा आपको, करंट की डायरेक्शन ये है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, ठीक है। तो फोर्स की जो डायरेक्शन होगी इनवर्ड होगी, किधर होगी, इनवर्ड होगी, ये मतलब फोर्स की जो डायरेक्शन होगी आपकी डाउनवर्ड हो जाएगी, ठीक है। जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो डाउनवर्ड हो जाएगी। ये जो डायरेक्शन है फोर्स की, फ्लेमिंग बताता है, ये फादर, ये फोर्स की डायरेक्शन है, ये मदर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, और ये आपकी करंट की डायरेक्शन है। ऑल द थ्री आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सो फोर्स ये विल बी डाउनवर्ड, किधर होगा, ये आपका डाउनवर्ड हो जाएगा, डाउनवर्ड हो जाएगा, ओके। मैग्नीट्यूड जरा कैलकुलेट करिए, तो शायद आपको ना दिख रहा हो, F2 का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करिए, मैग्नीट्यूड बिल साइन थीटा, बिल आई तो ऐसे ही रहेगा, ये लेंथ भी आपकी B ही है, और इधर कैपिटल B इंटू साइन थीटा। यानी जो एक बात हमें यहां से देखने को मिल रही है कंक्लूजन के तौर पे, वो ये है कि जो F4 है F2 है मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल है। फोर्स एक्टिंग ऑन PS एंड फोर्स एक्टिंग ऑन QR बोथ आर इक्वल, और दोनों का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो भी इक्वल है। ये जो x डैश है, x डैश जो लाइन है, इसी पे दोनों काम कर रहे हैं, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ, एक नीचे की तरफ F2 है, ऊपर की तरफ F4 है, और मैग्नीट्यूड भी सेम है। दो फोर्स इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में हो तो दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, यानी कि आप लिख सकते हो F2 एंड F4 कैंसिल ईच अदर। क्या करता है ये, कैंसिल ईच अदर, यानी कि दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर जाते हैं, यानी इन पर और इन पर जो दोनों फोर्स काम कर रहा है आपस में कैंसिल आउट हो जा रहे हैं। यानी कि अब हमें डिस्कस करना है F1 और डिस्कस करना है F3। तो चलिए शुरू करते हैं, होप आप ये नोट कर चुके हो। चलिए मैं इसको इरेज करता हूं। तो F1 कितना होगा जरा सोचिए और मुझको बताइए। ये डाउनवर्ड और अपवर्ड वाला किस्सा खत्म हो चुका है, ठीक है, सेम लाइन ऑफ एक्शन है दोनों का। चलिए बताइए तो हमको जरा। लाइन ऑफ एक्शन नहीं होता, अगर अलग होता तो फिर हमें कैलकुलेट करना पड़ता। चलिए ये F1 है, F1 को कैलकुलेट यदि आप करेंगे, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ये करंट की डायरेक्शन, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो ये जो डायरेक्शन होगा ये फोर्स का डायरेक्शन, ये आउटवर्ड है, देख रहे हैं, ये आउटवर्ड है, ये फोर्स ये आउटवर्ड काम कर रहा है, आउटवर्ड, ठीक है, आउटवर्ड काम कर रहा है। इधर चलिए फ्लेमिंग के पास ही चलिए, यही हमारा एक सहारा है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये करंट की डायरेक्शन। तो ये जो डायरेक्शन है अंदर की तरफ इनवर्ड, ये किसकी डायरेक्शन है, ये F3 की डायरेक्शन है, यानी कि WRD, ठीक है, यानी कि जो फोर्स F1 है और फोर्स F3 है, these two forces are working in opposite direction। ये देखिए, ये एक अंदर की तरफ तो एक बाहर की तरफ, लेकिन इनमें और इनमें क्या फर्क है, इनका लाइन ऑफ एक्शन एक था, एक ही लाइन पे काम कर रहे थे, एक ऊपर एक नीचे। लेकिन यहाँ ये बाहर की तरफ है, ये बाहर की तरफ यहाँ पे है, और ये अंदर की तरफ यहाँ है। सपोज करिए हमारे पास ये है क्लीनर है, तो यहाँ पे ये बाहर की तरफ काम कर रहा है, तो यहाँ पे ये अंदर की तरफ काम कर रहा है। दैट्स व्हाट, यहाँ ये अंदर ये बाहर की तरफ है और यहाँ पे ये अंदर की तरफ काम कर रहा है, ठीक है, ये अंतर है दोनों में। दिस इज डिफरेंस बिटवीन इनवर्ड एंड आउटवर्ड। चलिए हम लोग थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं F1 कितना काम करेगा।
जो फोर्स F1 है कितना काम करेगा मैग्नीट्यूड वाइज बात करिए तो बिल साइन थीटा, बिल साइन थीटा, बिल 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 यानी BIL साइन थीटा इतना ही काम करेगा। क्यों? क्योंकि B मैग्नीट्यूड है, L हमने लेंथ मान रखी है इसकी, I अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है और दोनों के बीच का एंगल हमने मान लीजिए थीटा है। तो एक्चुअली क्या है B और I के बीच का जो एंगल अभी बन रहा है, B और L के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री है। तो क्या साइन थीटा लिखने की जरूरत है क्या? बिल्कुल नहीं, साइन 90 वन काम खत्म। यानी जो F1 है आपको लिख सकते हो बिल के बराबर होगा, F1 बिल के बराबर होगा तो क्या F3 भी बिल के बराबर होगा? जी बिल्कुल, बस डायरेक्शन अलग होगा। इसकी भी लेंथ L है, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वो BP है और करंट सेम फ्लो हो रही है। यानी जो F3 है, F3 का भी मान बिल के बराबर होगा। अब आप हमको बताइए इस कंडक्टर पे, अभी मैं जो दिखा रहा था सब बताइए, इस कंडक्टर पे ये फोर्स इधर काम कर रहा है सेम मैग्नीट्यूड से, ये फोर्स काम कर रहा है सेम मैग्नीट्यूड से। ये इसको बाहर की तरफ खींचेगा, ये इसको अंदर की तरफ, ये बाहर की तरफ, ये अंदर की तरफ। तो ये जो कॉइल है यहीं पे रोटेट कर जाएगी, इसी एक्सिस के अलोंग जो है, इस बीच वाली एक्सिस के अलोंग ये रोटेट कर जाएगी और यहीं पे ये घूमने लगेगी। ठीक है, ये घूमने लगेगी। यानी एक फोर्स, टू फोर्सेस, समझिए एक टर्म आता है यहीं पे कपल, जिसे समझने की जरूरत है। टू फोर्सेस which have equal magnitude but opposite direction and their line of action are different, their line of action are different, then they form a couple। तो यहाँ पे जो F1 और F3 है ये कपल का निर्माण करते हैं। F1 और F3 है ये कपल का निर्माण कर रहा है। सपोज के लिए यहाँ ऊपर की तरफ काम कर रहा है, यहाँ ऊपर की तरफ, यहाँ नीचे की तरफ। तो यहाँ जो है, यहाँ पे ये इनके बीच की दूरी है, तो ये वाला इसी के एक्सिस के अलोंग क्या कर जाएगा, रोटेट कर जाएगा, घूम जाएगा। क्यों? क्योंकि इस पे अब एक टार्क लग रहा है, दोनों फोर्स मिल के जो है एक टार्क लगा रहे हैं। तो टार्क क्या होता है उसको अब समझने की जरूरत है। तो चलिए समझते हैं। बिल हम लोग बहुत समझ लिए, ठीक है, अब थोड़ा सा कुछ और समझते हैं। टॉर्क समझते हैं, टॉर्क क्या है। तो जो टॉर्क होता है बेसिकली वो होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कितना होता है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जब कपल बनता है, ये कपल है, ये दोनों मिलकर कपल बना रहे हैं, ये फोर्स और ये फोर्स कपल बना रहे हैं। इन दोनों फोर्स में से कोई एक फोर्स ले लेंगे और दोनों कपल ऑफ फोर्सेस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये L है, अगर आप इसको एक्सटेंड करते हैं तो ये इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी। तो ये अपना B था और ये थीटा है, यानी ये भी थीटा है। चलिए मैं ट्रिग्नोमेट्री में लेके चल रहा हूँ आपको, ये B है, ये थीटा है, ये आपकी लेंथ B है। ये बताइए आपको कितना मिल जाएगा। सपोज करिए P डैश है, यस और P डैश कितना हो जाएगा, यहाँ पे 90 डिग्री है। यस P डैश जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा इन दोनों फोर्स के, F1 और F3 के बीच की। तो ये यदि B है तो ये वाला यदि थीटा के साथ है तो थीटा के साथ वाला कॉस आता है, कई बार बता चुका हूँ आपको। यानी कि ये आपको मिल जाएगा B cos थीटा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फोर्सेस, कपल के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो B cos थीटा के बराबर है। फोर्स कितना है? बिल के बराबर है। तो टॉर्क कितना लगेगा? टॉर्क कितना लगेगा? टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स यानी बिल BIL इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कितना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस? निकाल के बताया मैंने, कितना है? B cos थीटा के बराबर है, B cos ऑफ थीटा। अब आप हमको ये बताइए, ये अपने पास एक रेक्टेंगल था जिसकी लेंथ L थी, ब्रेथ B था, एरिया कितना होगा? एरिया बताइए तो जरा, एरिया कितना होगा? एरिया कितना होता है रेक्टेंगल का? लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, इजंट इट? यस, लेंथ इनटू ब्रेथ इज द एरिया। तो यहाँ से ये L है, यहाँ से ये B है, क्या हम इसको कैपिटल A नहीं लिख सकते? एरिया ऑफ द कॉइल बिल्कुल लिख सकते हैं। तो टॉर्क इज इक्वल टू BIA cos थीटा, ये होता है टॉर्क, ठीक है, ये होता है टॉर्क, यानी BIA sin थीटा, BIA cos थीटा, एक्चुअली सॉरी, BIA cos थीटा। तो कोई पूछे if a coil is placed in a magnetic field what is the magnitude of the torque acting on it, तो आप बता सकते हो BIA cos थीटा, ठीक है, चाहे IBA cos थीटा, कुछ भी आप मैग्नीट्यूड वाइज तो यही होगा IBA cos थीटा। चलिए इनकी दो केसेस की हम लोग चर्चा कर लेते हैं। पहली केस, ये टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, दूसरी केस ये टॉर्क मिनिमम कब होगा। तो टॉर्क मैक्सिमम कब होगा? cos थीटा मैक्सिमम चाहिए, cos मैक्सिमम कितना होता है? 1 होता है। cos 1 कितना पे होता है? थीटा जब 0 होता है। यानी कि जब मैग्नेटिक फील्ड B
और जो कॉइल का प्लेन है, प्लेन ऑफ कॉइल, ये दोनों पैरेलल हो जाएं, यानी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही कॉइल आ जाए, उस दशा में जो अपना मैग्नेटिक टॉर्क है, जो टी है, इसकी यूनिट क्या होगी ये तो बता लीजिए आप। टॉर्क की यूनिट क्या होती है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का मीटर, यानी टॉर्क की भी यूनिट न्यूटन मीटर होती है। डायमेंशन आप निकाल सकते हो, फोर्स का कितना होता है? ml/t-2, और मीटर का डिस्टेंस होता है, यानी ml/t-2 हो जाएगा, यानी कि इस ml/t-2 इसका भी डायमेंशन हो जाएगा। आप कैलकुलेट करते रहिए सारी चीजें, ठीक है। टॉर्क कितना हो जाएगा? टॉर्क मैग्नीट्यूड वाइज टॉर्क मैक्सिमम कितना हो जाएगा? टॉर्क मैक्सिमम के लिए मैंने बताया कॉस की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। कॉस मैक्सिमम 1 होता है, कितने डिग्री पे होता है मैक्सिमम? 0 पे, यानी कि जो प्लेन ऑफ कॉइल है और जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड और प्लेन ऑफ कॉइल दोनों एक दूसरे के लाइन में हो जाएं, अलाइंड हो जाएं, एक ही प्लेन में हो जाएं, थीटा 0 हो जाएगा। थीटा 0 हो तो ये मैक्सिमम हो जाएगा, यानी BIA हो जाएगा। BIA इज द मैक्सिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी? कॉस की मिनिमम वैल्यू 0 होती है, कितने पे? 90 पे, यानी जो प्लेन ऑफ कॉइल है, अपना जो कॉइल का प्लेन है और ये मैग्नेटिक फील्ड, ये जो प्लेन है यदि ये 90 डिग्री बना दे, ये 90 डिग्री बना दे, किससे? मैग्नेटिक फील्ड से, तो कितना जो है अपना काम करेगा? मैग्नेटिक टॉर्क विल बी इक्वल टू 0 न्यूटन मीटर, ठीक है, 0 न्यूटन मीटर। तो मिनिमम वैल्यू, ये मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम की केस है और ये मिनिमम की केस है। मैं रब कर लेता हूँ चलिए जगह, थोड़ा सा मैं रिप्रेजेंटेशन में हुआ हूँ, चलिए कोई नहीं। चलिए टाउ मैक्स कितना हो गया? टाउ मैक्स आपके हिसाब से हो गया BIA हो गया, क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू हमने लिख दी थी 1। टाउ मिनिमम कितना हो जाएगा? 2 केसेस हमने बना लिया है। टाउ मिनिमम हो जाएगा 0 न्यूटन मीटर हो जाएगा, ये भी न्यूटन मीटर है, यूनिट ऑफ टॉर्क न्यूटन मीटर होता है, समझ गए? तो 2 केसेस रहा, ये है आपका टॉर्क एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग। तो चार्ज पार्टिकल पे कितना फोर्स लगेगा? तो कोई पूछे कि यदि किसी कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रख दें जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, यानी कि करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड पे क्या कोई फोर्स लगता है? क्या बताएंगे आप? सोचिए, किसी करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कॉइल पे मैग्नेटिक फील्ड में जो रखा गया है, क्या कोई फोर्स लगता है? नहीं लगता है फोर्स, टॉर्क लगता है, याद रखिए, टॉर्क लगता है, ना कि फोर्स लगता है। टॉर्क और फोर्स अलग अलग चीजें हैं। टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो बात को याद रखेंगे आप। नो टॉर्क, यहाँ पे जो है फोर्स लग रहा है, करंट चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगता है, कंडक्टर पे फोर्स लगता है, लेकिन जो अपना कॉइल है, कॉइल एक्सपीरियंसेस टॉर्क नॉट अ फोर्स। Very simple, very easy, but everybody has to understand the point that when a current carrying coil is placed in a magnetic field, it experiences a torque, not a force. याद रखना है आपको। चलिए जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना MCG, बड़ा ही सिंपल है, मैं उसको 5 मिनट ब्रीफ देता हूँ, सेल्फ स्टडी आप उसको कर सकते हैं। तो चलिए मैं फिगर बनाता हूँ, आप उसको नोट करिए। तो ये रहा फिगर जो है MCG का, जिसे बोलते हैं आप मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो अभी जो पिछला अभी देखा आपने, तो उसमें हमने क्या किया था? उसने हमने बताया था जो टॉर्क लगता है वो आपका कितना होता है? BIA cos थीटा के बराबर होता है, ठीक है, BI कैपिटल A cos थीटा के बराबर है। तो हमने बताया था कि यदि एक टर्न है तो इतना टॉर्क लगता है, ठीक है, मैक्सिमम इतना लगता है अपना, मैक्सिमम इज दिस इज द BIA जो मैक्सिमम केस है। अभी आप बताइए, एक टर्न पे इतना लग रहा है, यदि नंबर ऑफ टर्न बढ़ जाए, 2 टर्न 3 टर्न, यानी n नंबर ऑफ टर्न्स हैं, तो जो टॉर्क होगा वो NBIA हो जाएगा, समझ पा रहे हो? यदि नंबर ऑफ टर्न्स, n क्या है आपका? ये आपका नंबर ऑफ टर्न्स है, ठीक है, ये नंबर ऑफ टर्न्स है। नंबर ऑफ टर्न्स जैसे ही अब बढ़ता जाएगा, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो टॉर्क का मान भी बढ़ता जाता है, ठीक है। एक छोटा सा कंसेप्ट है, उसका यहाँ काम लगेगा एक्चुअली, इसलिए मैंने लिखा है। तो जो प्रिंसिपल ऑफ MCG है, MCG बेसिकली आप समझिए क्या है। MCG मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, मैं इसका डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ, इसको आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो। इसका जो प्रिंसिपल होता है, इट इज बेस्ड ऑन द, अभी जो हमने पढ़ा था, इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट व्हेन ए कॉइल इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क। यही इसका प्रिंसिपल होता है। MCG बेसिकली करता क्या है? MCG जो है डिटेक्ट करता है और मेजर करता है छोटे से करंट को। इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट एंड मेजर द स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट, छोटे से अमाउंट का करंट को वो मेजर करता है। होता क्या है आप समझिए, वर्किंग में बता रहा हूँ।
छोटा सा अमाउंट ऑफ करंट जैसे ही हम यहाँ पोटेंशियल देते हैं T1 T2 टू टर्मिनल्स है, एक छोटा सा करंट जैसे ही फ्लो करता है इसके थ्रू कॉइल PQRS, यहाँ हमने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया है, ये एस पोल है, ये साउथ पोल है, तो नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ एक जो हमने रेडियल फील्ड क्रिएट किया हुआ है एक तरह से। रेडियल फील्ड बोले तो ये हमेशा परपेंडिकुलर होगा, यानी हमेशा जो है मैक्सिमम जाएगा। ये आपका सपोज करिए नॉर्थ है और ये साउथ है, ठीक है, तो यहाँ से आके ऐसे फील्ड जो है अपना जाता है, ठीक है, यहाँ से ये जो है ये अपना फील्ड बनता है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, ठीक है, इसकी डायरेक्शन जो है ऑलवेज रेडियल। दिस इन एमसीजी आपको लिखना है, द मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज रेडियल, ठीक है, ऑलवेज रेडियल होता है, ऑलवेज परपेंडिकुलर, मैक्सिमम BIA के बराबर होगा हमेशा, ठीक है, जो टॉर्क होगा। जो पॉइंट समझने का है, जैसे ही इसमें करंट फ्लो होता है, ये कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, करंट फ्लो होता है, तो इस कॉइल में एक टॉर्क लगता है, तो टॉर्क के लगने से ये कॉइल रोटेट करता है, तो रोटेट होने की वजह से इसमें एक डेविएशन आता है, थीटा डिग्री डिफ्लेक्ट करेगा, यानी के थीटा, यानी कि इस पे जो टॉर्क लगेगा तो वो रिस्टोरिंग टॉर्क के बराबर हो जाएगा। अप्लाइड टॉर्क कितना है, अप्लाइड टॉर्क इज इक्वल टू कहाँ रुकेगा, वो करंट पे डिपेंड करता है, यानी कि जो करंट होता है आई, ये जितना करंट है, अभी मैं बता रहा हूँ, ठीक है, अभी मैं बता ही देता हूँ। चलिए क्या है अभी जो कि जैसे ही इसमें करंट फ्लो करेगा, करंट के फ्लो होने के साथ साथ इसमें टॉर्क लगेगा, कितना टॉर्क लगेगा, BIA के बराबर लगेगा, BIA के बराबर इसमें टॉर्क लगेगा, लेकिन इसका रीस्टोरिंग टॉर्क होगा, वो कैसे लगेगा, रीस्टोरिंग टॉर्क हो जाएगा आपका के थीटा के बराबर हो जाएगा, इसमें डिफ्लेक्शन आ जाएगा, के कांस्टेंट है तो के थीटा के बराबर जो है इसमें जो है टॉर्क लगेगा, यानी कि यहां से यदि आप देखें जो आई है, आई इज इक्वल टू के थीटा अपॉन बी इंटू ए, मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट है, एरिया ऑफ जो आपका PQRS का जो आपका कॉइल है उसकी एरिया कांस्टेंट है, और के आपका जो है किस वो तो कांस्टेंट है ही, MCG कांस्टेंट है, तो यानी ये जो टोटल है वो कांस्टेंट है, यानी जो आई है इज प्रोपोर्शनल टू थीटा, यानी कि जितना करंट इसमें फ्लो होगा उतना ही ज्यादा डिफ्लेक्शन आएगा, यानी कि करंट एंड डिफ्लेक्शन इन द कॉइल आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, ठीक है, जितना ही ज्यादा करंट उतना ही ज्यादा डिफ्लेक्शन। तो ये होता है आपका, इसको बोलते हैं आप, ये जो है ये प्रिंसिपल है इसका। प्रिंसिपल कोई पूछ दे आपका एमसीजी का क्या है, तो प्रिंसिपल ऑफ एमसीजी सेज when a coil is placed in a magnetic field it experiences a torque, due to the torque the coil tends to रोटेट करता है, कितना टॉर्क लगता है, BIA के बराबर होता है। मैक्सिमम क्यों लगता है, क्योंकि जो फील्ड है वो आपका रेडियल है, हमेशा 90 डिग्री बनाता है, ठीक है, कॉइल से। चलिए अभी जो है ये पॉइंट्स है, ये पॉइंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपसे पूछता है कि जो एमसीजी है वो कैसा है, तो एमसीजी जो है लीनियर स्केल है। कैसा स्केल है, लीनियर स्केल। क्यों, क्योंकि करंट और जो थीटा है, जो डिफ्लेक्शन है, थीटा को क्या बोलते हैं आप, इसको बोलते हैं आप डिफ्लेक्शन। कितना डिफ्लेक्शन आ रहा है, तो थीटा मतलब डिफ्लेक्शन करंट के प्रोपोर्शनल, जितना ही करंट जाएगा उतना ही डिफ्लेक्शन, कम करंट कम डिफ्लेक्शन, ज्यादा करंट ज्यादा डिफ्लेक्शन। तो एमसीजी जो है करंट को डिटेक्ट करता है कि हाँ करंट है, और उसको मेजर भी करता है। दिस इज द वर्किंग ऑफ द एमसीजी, यही वर्किंग है एमसीजी का, ठीक है। अभी आप समझिए, ये जो है इसमें दो टर्म आते हैं, एक एमसीजी करंट सेंसिटिविटी और एक जो टर्म आता है एमसीजी वोल्टेज सेंसिटिविटी, ठीक है। दो टर्म जो है आपको, मतलब कि 1 एम्पियर करंट फ्लो, 1 एम्पियर यदि कॉइल से करंट फ्लो कराया जाए कितना डिफ्लेक्शन हुआ, दैट इज द करंट सेंसिटिविटी। और यदि हम इनके पोटेंशियल पे 1 वोल्ट अप्लाई करें तो कितना डिफ्लेक्शन हुआ, दैट इज द वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ एमसीजी। तो दो टर्म आप नोट कर लीजिए, उसको मैं बता देता हूं, आप नोट कर लीजिए, केवल आपको याद रहना चाहिए एक्चुअली, ठीक है। आप डिफाइन तो कर ही सकते हैं, ठीक है। क्या है पहला, एक तो है एमसीजी करंट सेंसिटिविटी, ठीक है, करंट सेंसिटिविटी। एक्चुअली ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर बनाना, इसका कंस्ट्रक्शन बताना, वर्किंग तो बता ही दिया हूं आपको, प्रिंसिपल बताना, प्रिंसिपल भी बता दिया हूं, ठीक है। ये बोर्ड ऑफ पॉइंट के वजह से जो है कंपटीशन में आपको बस जो है तो कुछ ज्यादा नहीं पूछता है, आपको फार्मूला याद रखना चाहिए कि BIA इज प्रोपोर्शनल टू के थीटा। स्केल क्या है, तो लीनियर है। ये सारे पॉइंट्स जो है कि आपको याद रखना है। करंट सेंसिटिविटी और एक होता है एमसीजी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर वोल्टेज सेंसिटिविटी, ठीक है। दो पॉइंट्स है आपको,
तो करंट सेंसिटिविटी क्या है, एमसीजी का करंट सेंसिटिविटी क्या है, तो ये एमसीजी का करंट सेंसिटिविटी ये कहता है कि व्हेन 1 एम्पियर ऑफ करंट इज अलाउड टू पास थ्रू द कॉइल ऑफ ए एमसीजी देन द डिफ्लेक्शन इन द टॉर्क टेक्स प्लेस इज द सेंसिटिविटी ऑफ द एमसीजी। ठीक है, एमसीजी का करंट सेंसिटिविटी यही है। एमसीजी का करंट सेंसिटिविटी क्या कहता है, द सेंसिटिविटी ऑफ एमसीजी says that when 1 ampere of current is allowed to pass in the coil of MCG, then the deflection taken place in the torque, then the deflection taken place in the MCG is defined as the current sensitivity of MCG। वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या है, यानी कि करंट सेंसिटिविटी में हम 1 एम्पियर करंट इसमें अलाउ कर रहे हैं फ्लो होने के लिए। वोल्टेज सेंसिटिविटी में जो टर्मिनल T1 और T2 हैं, इन दोनों टर्मिनल पर हम 1 वोल्ट अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि 1 वोल्ट की वजह से जितनी करंट फ्लो हो रही है उस करंट की वजह से कितना डिफ्लेक्शन हो रहा है। तो वो जो डिफ्लेक्शन आता है उसको हम लोग वोल्टेज सेंसिटिविटी कहते हैं, दैट इज द वोल्टेज सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ एमसीजी इज डिफाइंड as the deflection taken place in the MCG due to the unit applied potential at the terminal T1 and T2। तो होप आप कंफर्टेबल हैं MCG के वर्किंग से, इसके कंस्ट्रक्शन से, इसके प्रिंसिपल से। लीनियर स्केल होता है, फील्ड रेडियल होता है, करंट सेंसिटिविटी ऑफ MCG, वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ MCG, और ये प्रिंसिपल इसका क्या है, व्हेन करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क। ये इसका प्रिंसिपल है। करता क्या है, ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो डिफ्लेक्शन ये जो डिटेक्ट करता है और मेजर करता है किसको, करंट को। तो चलिए इसी के साथ हम अपनी क्लास को आज वाइंड अप करते हैं। उम्मीद रखते हैं और कल से जो है आपका ग्रेविटेशनल शुरू हो रहा है। ग्रेविटेशनल आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बोलिए। ग्रेविटेशनल जो है कि आपका जो है 24 जुलाई से शुरू हो रहा है और 31 जुलाई को ग्रेविटेशनल खत्म भी हो जाएगा। तो इन द स्पैन ऑफ 7 days आई एम गोइंग टू फिनिश द होल ग्रेविटेशनल, पूरा ब्रह्मांड का हम लोग चक्कर लगा लेंगे अगले 7 दिनों में। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में आपको बिल्कुल मजा आया होगा, जिसमें हमने ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट से शुरू किया था और एमसीजी पे खत्म किया था। काफ़ी लंबा ड्यूरेशन रहा। आप उम्मीद है आपको सारा सेशन अच्छा लगा होगा। सारा सेशन में हमने ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट से एम्पियर रूल, एम्पियर सर्किटल लॉ, बायोसोर्स लॉ, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में हमने और जो चर्चा किया था कि किसी चार्ज पार्टिकल पर कितना फोर्स काम करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना काम करता है, मैग्नेटिक फील्ड में काम करता है, उसका पाथ कैसा बनता है, कब पैराबोलिक बनता है, कब सर्कुलर बनता है, कब हेलिक्स बनता है। उसके बाद हमने ये भी चर्चा किया था कि जो है कि एमसीजी क्या है, यदि कॉइल है, यदि कंडक्टर है, मैंने करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड, इस पे कितना फोर्स काम करता है, फोर्स को कैलकुलेट किया हमने। तथा हमने देखा कि यदि पैरेलल कंडक्टर्स हैं, इनके बीच का अट्रैक्शन रिपल्सन, कब अट्रैक्ट करेंगे, कब रिपल करेंगे, कितना फोर्स काम करेगा। उसके बाद हमने देखा यदि हमने कॉइल को ही रख दिया जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, उस पर कितना फोर्स काम करेगा, 0 फोर्स काम करेगा। याद रखिएगा, उस पर टॉर्क काम करता है। कॉइल पे हमेशा टॉर्क काम करता है, फोर्स काम नहीं करता। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद हमने एमसीजी देखा, इसका प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग देखा। इस प्रकार से मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट हमने डाइंड कर दिया। जो अगला एक वास्ट सिलेबस है मैग्नेटिज्म है, उम्मीद रखता हूँ मैं मैग्नेटिज्म को होल्ड पे रखूंगा और 1 अगस्त से अपन लोग जो शुरू करेंगे फ्रॉम 12th सिलेबस, वो होगा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो उम्मीद करते हैं 12th के स्टूडेंट से हम लोग मिलेंगे 1 अगस्त को विद द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो बने रहिए, घर पे सुरक्षित रहिए, दूरी बनाए रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग इन द कोरोना, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप वीडियो शेयर जरूर करें। तो शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट में बताइए आपको ये मेरा वीडियोस कैसा लग रहा था। तो चलिए मिलते हैं आपको ग्रेविटेशनल के साथ कल at 6 PM। सो थैंक यू वेरी मच।